हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड ये है हमारा 43th लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड इन दिनों हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 100 एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगी ऑन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। 9 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं जिसमें हमने अप्रोक्सीमेटली 90 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो यानी अब मेरा जो टारगेट था लगभग कंप्लीट होने पर है। वैसे अगर मैं टोटल वीडियोस की बात करूं तो मेरे चैनल पे आज की तारीख में आज अक्टूबर 2021 चल रहा है। तो अक्टूबर 2021 में 250 के अप्रोक्सीमेटली वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसमें मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एफएम, स्टैट्स, इको और 1000 एमसीक्यू सीरीज, ये सारे ही सब्जेक्ट, ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। तो जरूर मेरे चैनल पे जाके एक बार जरूर प्लेलिस्ट चेक करें और इन वीडियोस की मदद से पढ़ना शुरू करें, राइट। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि आपको मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिल जाएं। ओके। और एक लास्ट बात और है कि अगर मेरे YouTube पर जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए आपको इन PDF फॉर्म, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि डैश स्टेट्स दैट बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। यानी इन चारों में से कौन सा लॉ है, कौन सी थ्योरी है जो ये बात कहती है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, इन चारों में से कौन सा लॉ ये बात कहता है। ठीक, तो चलिए मैं इन चारों ही लॉ के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, फिर आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। सबसे पहला है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड तो आपने पढ़ा ही होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमांड सप्लाई। तो वहां पे आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप, यानी जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। ठीक, अगला है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि इंक्रीज इन प्राइस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन क्वांटिटी, यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी सप्लाइड इन मार्केट वो बढ़ता है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई में कहा गया है। अगला डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है, देखिए शेड्यूल मतलब होता है टेबल। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर इन अ मार्केट विल परचेज एट अ गिवन प्राइस। यानी ये एक टैबुलर प्रेजेंटेशन है जिसमें क्वांटिटी परचेज्ड मतलब क्वांटिटी बाय मतलब कितना क्वांटिटी डिमांडेड है और किस प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, इसका एक टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है डिमांड शेड्यूल में। ठीक, डिमांड शेड्यूल में क्या होता है, एक टैबुलेशन, एक टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो कंज्यूमर परचेज करेगा एट अ गिवन प्राइस। तो ये इसका एक टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है, उसको कहते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो अब मैंने तीनों बता दिया और तीनों तो है नहीं, तो यानी आंसर क्या होगा, यही सी आंसर होगा, ग्रेसम्स लॉ। और वैसे भी अगर आप ग्रेसम लॉ आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे ग्रेसम लॉ क्या कहता है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। ये बात किस लॉ में कही गई है, ये ग्रेसम लॉ में ही कही गई है। ठीक है, और वैसे भी अगर आपने मेरे पिछले 9 वीडियोस अगर देखे हुए हैं तो उसमें मैंने एक जगह डिस्कस किया है, इस पे एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ग्रेसम लॉ क्या कहता है, ग्रेसम लॉ कहता है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो मेरे ख्याल से अब आपको ऑप्शन मिल गया है, आंसर मिल गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज एक्सप्लेन्ड बाय। जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है ये किसने दिया है, फिशर ने दिया है, केन्स ने दिया है, क्रोथर ने दिया है कि सैमुअल्सन ने दिया है, किसने दिया है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक, तो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में आपने ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ा होगा। इवन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, बट यही क्वेश्चन नहीं था एग्जैक्टली वो कुछ इसके जो इक्वेशन है उस पे वो क्वेश्चन था। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहता है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये कहता है एमवी इक्वल्स टू पीटी।
क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में कहा गया है MV इक्वल्स टू PT, जिसमें M क्या है, M इज द मनी सप्लाई, V क्या है, V इज द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, P क्या है, P इज द प्राइस लेवल, T क्या है, T इज द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, M क्या है, मनी सप्लाई, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, P क्या है, प्राइस लेवल, T क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो यही इक्वेशन दिया गया है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन इज गिवन बाय वन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट इरविन फिशर ने दिया है। ठीक है, इरविन फिशर ने दिया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश अकाउंट कैन बी ओपन बाय बिजनेस पर्सन ओनली। इन चारों में से कौन सा अकाउंट है, कौन सा डिपॉजिट है, जो कौन सा डिपॉजिट अकाउंट है जो केवल एक बिजनेस पर्सन ही ओपन कर सकता है? करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें से कौन सा ओपन कर सकता है? तो वैसे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन और ये जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इजीली आंसर कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले सेविंग डिपॉजिट। तो सेविंग डिपॉजिट या सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ये क्या होता है? ये एक इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है जो हम बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ खोल सकते हैं। ठीक है, और इस अकाउंट में जनरली एक मॉडेस्ट इंटरेस्ट रेट मिलता है और देयर इज अ सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। ये जो अकाउंट होते हैं दे आर सेफ, ये सेफ होते हैं, रिलायबल होते हैं, तो ये अपने कैश को पार्क करने का एक अच्छा ऑप्शन होता है सेविंग अकाउंट। ठीक है, हम लोग अपने जो पैसे होते हैं वैसे भी सेविंग अकाउंट में ही तो रखते हैं। ठीक है, जिसमें 3.5 या 3% या 4 ऐसे करके रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जो अगर आप बहुत हाई बैलेंस मेंटेन करते हैं तो 6% तक भी, 5.5-6% तक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, तो दिस इज सेविंग अकाउंट। अगला क्या है, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी। ठीक है, एफडी तो सुना होगा। तो एफडी क्या है? एफडी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक या एनबीएफसी प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को, और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, दैट इज लिटिल बिट हायर। यहाँ पे रेट ऑफ एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा हायर होता है एज कम्पेयर टू सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, और इसमें एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, लॉक इन होता है। जैसे अगर मैंने 1 साल की एफडी कराई है तो 1 साल के बाद वो मेरी एफडी मेच्योर होगी, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 6%, 6.5 ऐसा आजकल चल रहा है, 6.5 to 7% के आसपास चल रहा है एफडी का रेट। एक टाइम में 8% भी हुआ करता था। ठीक है, बट अब थोड़ा कम हो गया है, तो अब 6%, 7% के आसपास एफडी का रेट चल रहा है। तो दिस इज एफडी, जहाँ पे हमारा जो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमें थोड़ा सा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है सेविंग के कंपेयर में, और यहाँ पे थोड़ा सा लॉक इन हो जाती है, मेच्योरिटी पे ही हम तोड़वा सकते हैं। बीच में भी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप एफडी वैसे तोड़वा सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग मतलब, ये जो वर्ड है रिकरिंग, इसका क्या मतलब है? रिकरिंग मतलब होता है बार बार। तो रिकरिंग डिपॉजिट भी एक स्पेशल तरीके का एक टर्म डिपॉजिट होता है जो बैंक ऑफर करता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक लमसम, देखिए एफडी में क्या होता है, लमसम हम एक बार में जमा करते हैं। जैसे अगर 1 लाख की एफडी कराई तो 1 लाख पैसा हमें एक बार में जमा करना होगा। ठीक है, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग मतलब होता है बार बार। तो रिकरिंग डिपॉजिट स्पेशली उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनकी रेगुलर इनकम है, जो एक बार में लमसम अमाउंट नहीं जमा कर सकते हैं लेकिन वो हर मंथ पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हर मंथ कुछ पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, तो उनके लिए है रिकरिंग डिपॉजिट। इवन मतलब एकदम इनिशियल जब मेरी मेरी जॉब लगी थी 2007 में, तो 2007 में मेरी जब पहली कंपनी थी तो मैंने आरडी ही, उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने सबसे पहला मतलब जो खुलवाया था, सेविंग अकाउंट तो खुला था, सैलरी अकाउंट खुला था, लेकिन उसके साथ मैंने एक आरडी भी साइड में ओपन की थी। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर जो भी आपकी रेगुलर इनकम है आप उसका एक सर्टेन परसेंट आरडी में हर महीने डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होता है जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो आरडी एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, बिगनर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है, तो दिस इज आरडी। तो आपने देखा इन तीनों में से तो कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, ये नॉर्मल पर्सन, ये हम लोग मतलब नॉर्मल पर्सन खुलवा सकते हैं। अगला चलिए देखते हैं करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट क्या होता है? तो करंट बैंक डिपॉजिट जो है ये ओपन करते हैं, ये जो है बिजनेसमैन जनरली करंट बैंक डिपॉजिट ये बिजनेसमैन ओपन करते हैं हु हैव अ हायर नंबर ऑफ रेगुलर ट्रांजेक्शन। करंट डिपॉजिट अकाउंट बिजनेसमैन ओपन करते हैं जिनका बहुत ज्यादा बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, जिनका हायर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो विद बैंक।
क्योंकि बिजनेसमैन को क्या करना है, डेली सुबह कुछ कैश विड्रॉ करने की जरूरत पड़ सकती है, डेली जो भी ट्रांजेक्शन हुए पूरे दिन भर के, जो भी कैश कलेक्ट हुआ दिन भर का, वो एंड ऑफ द डे क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो जो बिजनेसमैन होते हैं उनके ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं बैंक के साथ, तो उनके लिए एक स्पेशल टाइप का अकाउंट है, दैट इज करेंट अकाउंट। ठीक है, इसमें ये कैश फ्रिक्वेंटली डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर मिल गया है। डैश अकाउंट कैन बी ओपन बाय बिजनेस पर्सन ओनली। तो ये जो करंट डिपॉजिट है ना, ये केवल बिजनेस पर्सन ही ओपन करते हैं। ठीक है, और करंट डिपॉजिट का एक दूसरा नाम भी जान लीजिए, क्योंकि सपोज करिए यहाँ पे ऑप्शन में करंट डिपॉजिट ना होता, दूसरा जो इसका नाम है दैट इज डिमांड डिपॉजिट। ये जो करंट डिपॉजिट है इसका दूसरा नाम है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। वैसे भी आप में से काफी स्टूडेंट है जो जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने भी नोटिस किया होगा जो सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके सेविंग अकाउंट होंगे, उन्होंने एफडी भी कुछ करा रखी होगी, उन्होंने आरडी भी कुछ करा रखी होगी, बट अगर वो जॉब में होंगे तो उनका करंट डिपॉजिट नहीं होगा, करंट डिपॉजिट अकाउंट नहीं होगा। तो यहाँ से भी हमें समझ में आता है कि ये केवल बिजनेस पर्सन ही ओपन कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, तो मेरे ख्याल से आंसर मिल गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये क्या है, डिमांड डिपॉजिट, पूरा लिख देती हूँ, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी इससे नहीं बनती है, इसलिए मैं लिखना अवॉइड करती हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया सेंट्रल बैंक वाज एस्टैब्लिश इन। इंडिया में सेंट्रल बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो सबसे पहले इंडिया का सेंट्रल बैंक है कौन सा? तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, बताइए कौन सा है सेंट्रल बैंक? तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द इंडिया सेंट्रल बैंक एंड इट वाज एस्टैब्लिश ऑन, कब एस्टैब्लिश हुआ था? इट वाज एस्टैब्लिश ऑन 1 अप्रैल, आगे बताइए कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935। तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टैब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था ऑन 1 अप्रैल 1935। ठीक, और इनिशियली ये जो आरबीआई का हेड ऑफिस था वो कहां पर था? कोलकाता में। इनिशियली कोलकाता में था, लेकिन फिर 1937 में कोलकाता, लेकिन फिर 1937 में परमानेंटली इसके ऑफिस को शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन मिल गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेल्थ वॉज डिफाइंड बाई, वेल्थ किसने डिफाइन की थी? ठीक है, तो वेल्थ के बारे में सब मतलब बहुत काफी बार हम लोग काफी क्वेश्चन इस टॉपिक पे कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इजीली कर सकते हैं आंसर अगर आपने पिछले मेरे 9 वीडियोस देखे हैं। तो वेल्थ वाज डिफाइंड बाय एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ने वेल्थ को डिफाइन किया था। ठीक है, एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो एडम स्मिथ है इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इट्स अ साइंस ऑफ वेल्थ, और इन्होंने वेल्थ को डिफाइन किया था। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल्स टू। इनकम में से सेविंग को माइनस करें तो क्या होता है? कंजप्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है कि डिमांड होता है, क्या होता है? तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। एक मिस्टर एक्स थे, उनकी इनकम थी सपोज करिए 100 रुपए, ठीक है, और महीने के अंत में उन्होंने सेव किए 10 रुपए। तो यानी बचे हुए जो 90 रुपए थे उन्होंने उसका क्या किया? ये क्वेश्चन काफी इजी है। एक मिस्टर एक्स थे, 100 रुपए की इनकम थी, 10 रुपए महीने के अंत में सेव किए, तो जो बचे हुए 90 रुपए थे वो क्या थे? वो उन्होंने कंज्यूम किए ना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कंजप्शन। ये क्या किया उन्होंने? कंजप्शन किया, कंज्यूम किया। तो कंजप्शन क्या है? स्पेंडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ यूटिलिटी, यानी यूटिलिटीज को एक्वायर करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं उसको क्या कहते हैं? कंजप्शन। ठीक है, देखिए प्रोडक्शन और डिमांड तो होगा ही नहीं, प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं, डिमांड तो होगा ही नहीं, बट कुछ बच्चे इन्वेस्टमेंट से शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट और जो कंजप्शन है ना, दोनों एकदम कंट्रास्ट है। ये जो इन्वेस्टमेंट और जो कंजप्शन है ना, दोनों एकदम कंट्रास्ट है।
इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब जो हम स्पेंडिंग करते हैं फॉर एक्विजिशन ऑफ फ्यूचर इनकम। फ्यूचर इनकम पाने के लिए जो हम स्पेंडिंग करते हैं उसको क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन इज इनकम माइनस सेविंग। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यानी एक्वायर करते हैं, मतलब फ्यूचर इनकम को एक्वायर करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, यहाँ पे कंजप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डैश मीन्स द डिजायर बैक्ड बाय द नेसेसरी परचेजिंग पावर। यानी डिजायर, इच्छा, विलिंगलीनेस, यानी हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, विलिंगलीनेस होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, प्लस परचेजिंग पावर। इट शुड बी बैक्ड बाय द एबिलिटी टू पे, यानी परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, एबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम उसके लिए पे कर सकें। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कंजप्शन कहा जाता है, प्रोडक्शन कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है कि डिमांड कहा जाता है? तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बता चुकी हूँ। डिमांड एंड सप्लाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जब आपने डिमांड पढ़ा होगा तो डिमांड की याद है कंप्लीट डिफिनीशन क्या थी डिमांड की? कि डिमांड क्या है? दिस इज, एक बार ध्यान से सुनिएगा, डिमांड क्या है? डिमांड की डिफिनीशन आपको बता रही हूँ, कंप्लीट डिफिनीशन। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू पे। ठीक है, डिमांड क्या है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू पे। ठीक है, विलिंग भी हो एंड एबल भी हो टू परचेज एट पर्टिकुलर प्राइस एट अ पीरियड ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी डिमांड क्या है? डिमांड है कि कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूमर विलिंग है। विलिंग मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ डिमांड कंज्यूमर, इच्छा है, कंज्यूमर की इच्छा है कि वो खरीदे। ठीक है, डिजायर है कि वो खरीदे, एंड प्लस केवल डिजायर से काम नहीं चलेगा, ही शुड बी एबल टू पे, उस वो इस काबिल भी होना चाहिए। ठीक है, उसमें इतनी परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए कि वो पे कर सके एट अ पर्टिकुलर प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको कहा जाता है डिमांड। दिस इज द कंप्लीट डिफिनीशन ऑफ डिमांड। और यहाँ पे यही डिमांड की डिफिनीशन लिखी हुई है कि डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स that a consumer is willing and able to purchase at a particular price in a given period of time. This is called demand. इसको डिमांड कहा जाता है। ठीक है, तो डिमांड क्या है? डिमांड, अच्छा एक खास बात है, डिमांड बहुत ही खास बात है कि डिमांड शुड बी बैक्ड बाय द एबिलिटी टू पे। यानी डिमांड केवल विलिंगलीनेस नहीं है, केवल हमारी इच्छा है कि हमें ये खरीदना है तो उसको डिमांड नहीं काउंट किया जाएगा। डिमांड मतलब एबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम उसके लिए पे कर सके, तो उसको कहा जाएगा डिमांड। ठीक है, जैसे सपोज करिए मेरा BMW खरीदने का मन है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट द विलिंगलीनेस, ये केवल मेरी इच्छा है, मेरी डिजायर है, तो दिस विल नॉट बी काउंटेड एज अ डिमांड। ठीक है, बट अगर मैं BMW खरीदने के लिए एबल हूं, अगर मैं पे करने में, ठीक है, BMW की जो भी कॉस्ट है उसको अगर मैं पे करने के लिए एबल हूं, देन इट विल बी काउंटेड एज डिमांड, तब इसको डिमांड में काउंट किया जाएगा। अगर मेरे पास परचेजिंग पावर नहीं है, अगर मैं BMW नहीं खरीद सकती हूँ, देन इट विल बी नॉट काउंटेड एज अ डिमांड, तब ये डिमांड नहीं होगा। तो डिमांड में दोनों चीजें जरूरी है, डिजायर, विलिंगलीनेस तो होनी चाहिए, प्लस एबिलिटी होनी चाहिए टू पे फॉर द प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर प्राइस, हम वो जो पर्टिकुलर प्राइस है उसको पे कर सके। तो दिस इज डिमांड। यहाँ पे जो बताया, जो क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ डिमांड। डिमांड क्या है? डिजायर होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड बी बैक्ड बाय द नेसेसरी परचेजिंग पावर। ये जो दो टर्म है बड़े इंपॉर्टेंट है कि डिजायर भी होनी चाहिए, विलिंगलीनेस भी होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए, प्लस आप में परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए, तो उसको कहा जाता है डिमांड। ठीक, चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इज इक्वल्स टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, देन इट इज सेड टू बी। अगर जितना सप्लाई में चेंज आ रहा है, ठीक है, जितना सप्लाई की जो क्वांटिटी सप्लाइड है, कह लीजिए जितना क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आ रहा है, एग्जैक्टली उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है प्राइस में, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम यूनिटरी इलास्टिक कहेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक कहेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक कहेंगे, या रिलेटिवली इनइलास्टिक कहेंगे? इन चारों में से क्या ऑप्शन है?
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? जितना चेंज, इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई, यानी जितना सप्लाई में चेंज आ रहा है एग्जैक्टली उतना ही चेंज प्राइस में आएगा अगर, तो उसे क्या कहेंगे इन चारों में से? ठीक, तो जरा मैं इन चारों के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक के बारे में बात करते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है? वैसे ये जो चारों है ये आपने इलास्टिसिटी के बारे में जब पढ़ा होगा, टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, तो वहां पे ये पढ़ा होगा, चारों ऑप्शन, चारों चीजें, चारों जो पॉइंट है आपने पढ़ा होगा वहां पे। तो चलिए, परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक मतलब इफ द सप्लाई या डिमांड, सप्लाई या डिमांड अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इफ देयर इज एनी चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में कोई भी चेंज आ रहा है, दिस विल रिजल्ट इज एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस में कुछ भी चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड में देयर विल बी इनफाइनाइट चेंज। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक क्या कहता है? परफेक्टली इलास्टिक जो है क्या कहता है कि अगर कोई भी डिमांड या सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चेंज किया हमने प्राइस में तो उसकी वजह से क्या है, देयर इज अ इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाई। अगर प्राइस में चेंज किया तो क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाई में इनफाइनाइट चेंज आता है, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। जबकि परफेक्टली इनइलास्टिक क्या कहता है? परफेक्टली इनइलास्टिक ये कहता है कि इफ देयर इज ए स्मॉल इंक्रीज या डिक्रीज इन प्राइस, अगर आपने जो प्राइस है उसमें थोड़ा सा चेंज किया, स्मॉल इंक्रीज या स्मॉल डिक्रीज किया, देन देयर विल बी नो इफेक्ट, देन देयर विल बी नो इफेक्ट। यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये लिखा है क्यू। यहाँ पे जो क्वांटिटी है इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड, जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्राइस में थोड़ा सा चेंज किया तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक। वैसे ये जो परफेक्टली इनइलास्टिक है ना, ये रेयरली होता है कि आपने प्राइस चेंज किया पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, ये रियल लाइफ में थोड़ा सा कम होता है। अगला क्या है? रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या कहता है कि व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाई, जब जो परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाई कम हो, ठीक है, एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, यानी या फिर ये कह लीजिए प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा चेंज हुआ, ठीक है, प्राइस जो है, प्राइस आपने ज्यादा चेंज की, 30% के अराउंड चेंज की, ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें केवल थोड़ा सा 10% का चेंज आया, तो उसे हम कहेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या है? अगर जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो ज्यादा आई, एज परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपने ज्यादा किया, और क्वांटिटी जो डिमांडेड या सप्लाई कम आए, कम हो, ठीक है, तो उसे कहेंगे उसे हम कहेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है, इतना चेंज नहीं आया। ठीक, तो मैंने आपको तीनों ये जो नेक्स्ट बी सी डी ऑप्शन बताए, तो ये तो तीनों बता दिए और आंसर तो हमें मिला नहीं, तो अब आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए ही हो सकता है, ठीक है। और वैसे भी यूनिटरी इलास्टिक, यूनिट, ये देखिए यूनिटरी इलास्टिक, यूनिट मतलब वन, तो यूनिटरी इलास्टिक वैसे भी हम जानते हैं यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, दैट गिवन जो भी परसेंट चेंज आता है प्राइस में, दिस विल लीड टू इक्वल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। यूनिटरी इलास्टिक क्या कहता है? यूनिटरी इलास्टिक कहता है कि जितना प्राइस में चेंज आता है, ठीक है, जितना आपने प्राइस में चेंज किया एग्जैक्टली उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाई में आता है, तो दिस इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या है? यूनिटरी इलास्टिक वही है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई, जितना भी चेंज किया सप्लाई में एग्जैक्टली उतना ही चेंज हुआ प्राइस में, यानी प्राइस में जितना चेंज किया आपने एग्जैक्टली उतना ही चेंज हुआ सप्लाई में, तो उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ठीक, ये ना तो परफेक्टली इलास्टिक है, इन्फिनाइट चेंज भी नहीं हुआ एकदम, देखिए परफेक्टली इलास्टिक मतलब इन्फिनाइट चेंज हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ, रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब कम चेंज हुआ, और यूनिटरी इलास्टिक मतलब जितना चेंज प्राइस में उतना चेंज क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाई में, तो उसको क्या कहते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाज डेवलप्ड बाय, ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने, एडम स्मिथ ने, रॉबिन्स ने, या जैकब ने? तो सबसे पहले तो मैं एक बात बताती हूँ कि दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं।
तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो अब आप आंसर खुद ही कर लेंगे। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके लिए नया क्वेश्चन है, बट अगर जिन बच्चों ने पिछले वीडियो देख लिए हैं तो वो खुद ही आंसर करें, खुद ही मुझे बताएं कि आंसर। अब यहीं पे आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। बट नहीं देखा है तो चलिए मैं बताती हूँ। ये जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है प्रोडक्शन की। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा था कि कि अगर एक इनपुट जो है उसको वेरी कराएं, कीपिंग अदर इनपुट फिक्स, यानी एक इनपुट सपोज करिए लेबर जो है अगर वो वेरी करे, बाकी इनपुट अगर फिक्स है, तो जो टीपीपी है, टीपीपी यानी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, तो जो टीपीपी है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट पहले वो इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज होगा एट डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली डिक्लाइन होगा। ठीक है, तो दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। बहुत तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। इवन मुझे याद आ रहा है लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल में कितनी स्टेजेस होती हैं, ये क्वेश्चन था। तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। फिर एक क्वेश्चन हम इस पे और कर चुके हैं कि ये लॉ किस थ्योरी के अंडर में आता है, तो ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंडर में आता है। और ये एक और हम इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं कि ये शॉर्ट रन का है कि लॉन्ग रन का है, तो ये शॉर्ट रन का है। तो देखिए लॉ ऑफ ये जो वेरिएबल प्रोपोर्शनल है इसका अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, इस लॉ के बारे में सब कुछ पता है ना, तो आपसे कुछ भी घुमा के पूछ लें क्वेश्चन को, चाहे जितना ट्विस्ट करके पूछ लें, यू कैन इजिली आंसर। तो मेरा पर्पस पता है इस क्वेश्चन को कराने का ये होता है कि मैं केवल ये जो इसका ऑप्शन है केवल ये ऑप्शन ही ना बताऊं, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस लॉ का वो क्लियर कर दूं। तो चाहे आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी है ये पूछ लें, या शॉर्ट रन का है कि लॉन्ग रन का है ये पूछ लें, या किस थ्योरी के अंडर में आता है ये पूछ लें, या किस साइंटिस्ट ने दिया है ये पूछ लें, कुछ भी पूछ लें, या इसका ग्राफ ही पूछ लें, कुछ भी पूछ लें, यू कैन इजिली आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसी के साथ दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माय टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करती हूँ आज मैंने जो पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपनी पूजा मैम के लिए 1 मिनट का समय निकालिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए प्लीज, और कमेंट करके मुझे बताइएगा हाउ वाज दिस लेक्चर। एक एक वीडियो लेक्चर बनाने में बहुत एफर्ट लगता है और आजकल आप खुद ही नोटिस कर रहे होंगे कि हर दिन मैं 2-2 वीडियोस डाल रही हूँ। ठीक है, मेरे कुछ काम आगे आने वाले हैं, लगभग 15 दिन बाद मेरे कुछ इंपॉर्टेंट काम शुरू हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ मैं जितना ज्यादा इस दौरान में पढ़ा लूँ, तो इसीलिए मैं बहुत तेजी से इस समय 2-2 वीडियोस डाल रही हूँ। बट उसके बाद शायद मैं आगे न डाल पाऊँ, बट आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ही मतलब शायद पॉसिबल हो पाएगा कि मैं आगे भी इसी स्पीड से डालती रहूं। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए एंड कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग माय वीडियो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।